So today we are going to cover this block 3 unit 1 mild, moderate and major depression. So डिप्रेशन को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट एंड मेजर. सो अब ये किस बेसिस पे कैटेगराइज होता है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, या यस माइल्ड, मॉडरेट या मेजर. तो वो एक तो सीवियरिटी पे है. जो सिम्टम्स हैं, विल डिस्कस द सिम्टम्स लेटर ऑन. वो सिम्टम्स अगर बहुत माइल्ड है तो माइल्ड डिप्रेशन हुआ, और मॉडरेट है तो मॉडरेट डिप्रेशन हुआ, और बहुत सीवियर हैं तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ. और दूसरा होता है ड्यूरेशन. जितना ड्यूरेशन हुआ है उन सिम्टम्स को आते हुए, उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है. वो आगे हम देखेंगे. सो दीज आर द टू प्राइमरी क्राइटेरिया हाउ टू क्लासिफाई एज माइल्ड, मॉडरेट और मेजर. द क्राइटेरिया आर सीवियरिटी एंड द ड्यूरेशन. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस. देखो, इसमें दो बातें हैं, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस. हेल्पलेसनेस का मतलब हुआ कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता है, ये हुआ हेल्पलेसनेस. और फ्यूचर में भी कुछ जो है उसको लगता है कि हो नहीं पाएगा, वो होपलेसनेस हो गई. तो प्रेजेंट में ना कुछ कर सकता है, ना फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, ये हुआ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस. सो दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी. तो जो भी उसको पहले अच्छा लगता था, उसके कंपैरिजन में अब उसको जो है वो उन्हीं एक्टिविटीज़ में अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो हॉबीज़ हो, कोई पास टाइम हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, और इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी. सो हमको ये देखना पड़ेगा इंडिविजुअल का बेस लाइन पहले क्या था. अगर किसी को पहले भी मूवीज़ पसंद नहीं थी, अभी भी मूवीज़ पसंद नहीं है, तो हम चेंज नहीं कह सकते हैं. हाँ, पहले बहुत मूवीज़ देखता था कि वीक में कम से कम 2 देखता था, अब 2 महीने हो गए इसने कोई मूवी नहीं देखी है, तो ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी हुआ. सो बेस लाइन इसमें इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड इज एपिटाइट और वेट चेंजेस. दोनों इंटर रिलेटेड है. एपिटाइट अगर बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, एपिटाइट घटेगी तो वेट घटेगा. सो जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज. जनरली जो है वेट लॉस होता है क्योंकि एपिटाइट का भी लॉस होता है. आगे हम पढ़ेंगे एटिपिकल डिप्रेशन भी. तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिम्टम्स, ये टिपिकल सिम्टम्स है. टिपिकल मतलब नॉर्मली अधिकतर में सब में यही सिम्टम्स पाए जाते हैं. कुछ सिम्टम्स एटिपिकल होते हैं. एटिपिकल का मतलब हुआ कि वो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, वेरी लो परसेंटेज. सो लाइकवाइज जो अभी वेट और एपिटाइट की हम बात कर रहे थे, इसमें अगर एटिपिकल टाइप होगा तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि उसकी एपिटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाए और वेट भी वो गेन कर ले. और दूसरी चीज़ ये है कि हाउ विल वी डिसाइड कि वेदर और नॉट द वेट हैज़ चेंज. कि वेट तो थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे वैसे भी हो सकता है. तो हमको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी. एक तो जो भी उसका बॉडी वेट था प्रीवियस, उसके कंपैरिजन में 5% कम से कम चेंज आया हो, 5% रिड्यूस हुआ हो, और एटिपिकल के केस में इंक्रीज हुआ हो. तो पहली चीज़ तो ये है कि 5% ऑफ द बॉडी वेट चेंज होगा, तभी हम कहेंगे कि वेट लॉस या वेट गेन है. दूसरी चीज़ जो है देखने की वो ये है कि ये 5% जो वेट लॉस हुआ है, इसके लिए कोई रीज़न रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए. जैसे सपोज सम इंडिविजुअल इज डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, या खाना एकदम से उसने अपना डाइट जो है हेल्दी कर ली है और एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है अवेलेबल कि वेट लॉस क्यों हुआ है. ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि उसका प्रीवियस वेट क्या था, 5% उसका चेंज होना चाहिए, एंड कोई अंडरलाइंग रीज़न नहीं होना चाहिए वेट चेंज का एक्सप्लेनेबल. कई बार ऐसे मेडिकेशंस भी होते हैं, उन मेडिकेशन से भी वेट लॉस या वेट गेन होता है. या कोई ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे थायराइड वगैरह है, उसमें भी वेट गेन या वेट लॉस होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हाइपोथायराइड है कि हाइपरथायराइड है. हाइपोथायराइड में वेट गेन होगा, हाइपर में जो है वो
रिड्यूस होगा वेट, तो वो तो एक्सप्लेनेशन हुआ। जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ की बात हो रही है। देन द फोर्थ इज स्लीप चेंज। तो जो उनका नॉर्मल पैटर्न था पहले का बेस लाइन का, उसमें स्लीप चेंजेस मिलेंगे। और हर एक का जो है सेम नंबर ऑफ आवर्स स्लीप के नहीं होते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे भी सोता है। तो पहले उसका क्या था वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें जो टिपिकली जो है जो इंसोम्निया होता है, मतलब नींद नहीं आती है, लेकिन एटिपिकल केसेस में ओवर स्लीपिंग भी पॉसिबल है। सो बोथ आर पॉसिबल। देन नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस। तो चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान और हमेशा जो है कीड अप सा रहता है कि जैसे कि चाबी भरी हुई हो और उसको चैन नहीं पड़ रहा है, कभी कुछ उसके मन में चल रहा है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी लेकिन उसके थॉट प्रोसेस में रेस्टलेसनेस होगी। देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो थोड़ा सा भी कुछ फिजिकली एक्सर्टिंग काम करेगा, वेरी नॉर्मल सा, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, द पर्सन विल फील एज इफ द एनर्जी हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट, या उसको बहुत फटीग हो रहा है, थकान हो रही है छोटे छोटे टास्क में। ये लॉस ऑफ एनर्जी वाला हो गया। फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ लोथिंग। सेल्फ लोथिंग का मतलब उसको खुद से ही जो है अपने आप से जो है नफरत या घृणा हो रही होती है। द पर्सन इज हैविंग वेरी बैड थॉट्स अबाउट सेल्फ, या कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट भी हो सकती है। तो अब वो एक कोई परसीव्ड कोई उसकी मिस्टेक या फॉल्ट होगी, उसकी वजह से वो फील कर रहा होगा कि मेरे जो है ऐसा किया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो सेल्फलेसनेस, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस तो हो गई होगा, सेल्फ लोथिंग और फीलिंग ऑफ गिल्ट भी होगा। एंड द पर्सन विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम्स और एनीथिंग। तो जो कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन वाले काम है वो नहीं कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग उसकी नहीं होगी, कभी सोचेगा ये करूं, कभी सोचेगा वो करूं। एंड द पर्सन विल जनरली विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स। तो जो मेमोरी का भी जो है उसमें इशू रहेगा, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं करोगे किसी चीज़ पे तो याद भी कहाँ से रहेंगी। यू नीड टू फोकस टू रिमेंबर। देन देयर विल बी अनएक्सप्लेन्ड एचेस एंड पेन्स। तो कहीं ना कहीं बॉडी में जो है दर्दें हो रहे होंगे, दुख रहा होगा और अनएक्सप्लेनेबल होगा, कोई बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं होगा। चेकअप कराने को तो भी जो है जैसे हेडेक हमेशा रहता है, या बैक पेन रहता है, या मसल्स में पेन रहता है, स्टमक में पेन रहता है, कुछ भी हो सकता है, एनीवेयर। सो ये जो है की फीचर्स हैं डिप्रेशन के, चाहे वो माइल्ड हो या मॉडरेट हो या मेजर हो, सब में जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। सारी पाई जाएँ एक साथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली पाई जाती हैं। सो ये जनरल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गए, तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक। अब जो डिप्रेशन को जो है वी कैन कैटेगराइज डिपेंडिंग अपॉन 2 एस्पेक्ट्स। एक तो कि ओरिजिनेशन जो हुआ है, शुरुआत जो हुई है डिप्रेशन की, वो कोई बैड या डिस्टर्बिंग इवेंट से हुई है लाइफ के। और दूसरा ऑब्वियसली ये हो गया कि देयर इज नो अपेरेंट कॉज जिसके बाद में डिप्रेशन स्टार्ट हुआ हो। मतलब कोई या तो मेजर इवेंट हुआ है उसके बाद में डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ है लेकिन जनरली उसको डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ, कब से हुआ, ये कहना मुश्किल है। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट या टाइमलाइन कहना मुश्किल है कि भाई ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उसके बाद से ये ऐसा हुआ है। तो जो फर्स्ट टाइप का है जिसमें कोई इवेंट हुआ है, उसको टैकल करना इजी है, क्योंकि वो इवेंट से रिलेटेड जो भी उसका थॉट प्रोसेस है वही डिप्रेशन कॉज कर रहा है। तो अगर कॉज पता चल जाए तो दैट विल बी वेरी इजी टू ट्रीट द पर्सन। लेकिन अगर कॉज ही नहीं पता है तो फिर तुम ट्रीट क्या करोगे? सो इफ द एनिमी इज अननोन, हाउ विल यू फाइट द एनिमी? सो यहाँ पे जो है पेशेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जितना जो है खुल के अपने बारे में बताएगा, अपने लाइफ के बारे में बताएगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो उतना ही ज़्यादा हमें बेटर समझने को मिलेगा कि अगर कोई एक्सटर्नल रीज़न के बिना जो है डिप्रेशन आ रहा है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। इट कुड बी एनीथिंग। ये ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को रीज़न पता हो, लेकिन नहीं पता है तो पर्सन शुड शेयर जो भी लाइफ के इवेंट्स हुए हैं, जो भी हुआ है, अपना थॉट प्रोसेस चीज़ों के बारे में, अपब्रिंगिंग, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। सो इसलिए सेकेंड टाइप वाला जिसमें कि कोई
अपरेंट कॉज नहीं है, वो ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं मूड डिसऑर्डर्स का, कि वो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि मेजर है, तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करने का जो है 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो सीवियरिटी और दूसरा है ड्यूरेशन। तो जो सीवियरिटी है कि जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ है उसमें डिसफंक्शन कितना इफेक्ट है। जैसे माइल्ड है तो उसमें ये हो सकता है कि जो उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट में लॉस कंप्लीटली नहीं हुआ है, कम हो गया है पहले से, लेकिन लॉस तो थोड़ा तो हुआ है, टोटल नहीं हुआ है, तो ये तो माइल्ड हो गया। और बिल्कुल ही नहीं है रहा इंटरेस्ट, तो ये मेजर हो गया। तो ये सीवियरिटी वाली बात हुई। ड्यूरेशन की बात करें सो जो क्राइटेरिया है हमारा, आगे हम बात करेंगे, वो 14 डेज वाला भी हो सकता है, 6 मंथ्स वाला भी हो सकता है, 2 इयर्स वाला भी हो सकता है, कि भाई कितने दिनों से है, डिपेंड करेगा। सो उसी हिसाब से या तो एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा या इंटरमिटेंट होगा। सो इंटरमिटेंट का मतलब हुआ कभी सिम्टम्स हैं कभी नहीं है, और क्रॉनिक का मतलब कई सालों से हैं। इंडिविजुअल को कई बार तो खुद लगता है कि मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ, वो इतने समय से जो है वो ऐसा रहा होता है, द पर्सन इज फीलिंग। और एक्यूट में जो है बहुत लंबा समय नहीं हुआ होता है, लेकिन एक कंसिडरेबल टाइम, कुछ महीनों का तो हो गया होता है। तो ये जो है मूड डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं। तो DSM-4 TR के अनुसार जो है जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये इसके कई इन्होंने जो है टाइप्स बताए हैं। एक जो मूड डिसऑर्डर्स के कई टाइप्स बताए हैं। एक तो जैसे हो गया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट में MDD भी लिखा जाता है, या मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं, कई बार डिप्रेशन भी बोल देते हैं, बट द करेक्ट टर्म इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, टेक्निकल वर्ड इज दिस। दूसरा है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया जो है लो ग्रेड ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पर इसमें जो है ड्यूरेशन लंबी होती है। इसमें जो है 2 साल से ज़्यादा का टाइम जब हो गया है इंसान को, तब जो है डिस्थाइमिया होता है। मतलब माइल्ड टाइप का डिप्रेशन होगा, लेकिन ड्यूरेशन जो है 2 साल। अभी आगे हम और पढ़ेंगे डिस्थाइमिया को डिटेल में, अभी जनरली बता रहा हूँ मैं। और एक हो सकता है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, क्योंकि जो सिम्टम्स जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं, या कोई उसमें टिपिकल चीज़ें जो नहीं है, एटिपिकल चीज़ें हैं, डिपेंड करता है। तो उस टाइप के जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में करते हैं। अब आते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के ऊपर। कौन सा वाला? सब्सटेंस इंड्यूस्ड। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मतलब कोई भी चीज़ ऐसी वो कंज्यूम कर रहा है, इट कुड बी ड्रग्स, it could be psychotropic substances, or even could be some medicines which the person is not supposed to take. तो वो उनसे भी जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, और सैडनेस रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। लाइकवाइज जो डिस्थाइमिक डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत सीवियर नहीं होता है, लेस सीवियर टाइप होता है, और डिसेबलिंग भी नहीं होता। आदमी का काम चल रहा होता है, काम धंधा उसका चल रहा होता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में तो इंसान काम नहीं कर पाता है, ठीक है। डिस्थाइमिक में करेगा, लेकिन इफेक्ट होगा उसका काम। सो वो डिस्थाइमिक डिसऑर्डर में आया। अभी और डिटेल में हम आगे जाएंगे। अब माइल्ड वाला हम आते हैं सबसे पहले। माइल्ड वाला में क्या है कि जो उसकी सिम्टम्स हैं वो सीवियर नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, सैडनेस और डिप्रेशन सेम चीजें नहीं है। सैडनेस इज डिफरेंट, डिप्रेशन इज डिफरेंट। सो वी आर स्टडिंग डिप्रेशन, वी आर नॉट स्टडिंग सैडनेस। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत बार बोला हूँ, जितने भी ह्यूमन इमोशंस हैं, दे ऑल हैव सम फंक्शनल वैल्यू। कोई ऐसा इमोशन नहीं है जो कि बेकार हो, लेकिन वो फंक्शनैलिटी तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिसफंक्शनल हो जाए, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो जाए,
इन पर्सनल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, तो वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। सो पहले हम समझते हैं कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। सैडनेस जो है वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हो सकता है, कि जैसे कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, या पैसों का लॉस हो गया, या कोई रिलेशनशिप जो है ब्रेकअप हो गया, कुड बी एनीथिंग। तो सैडनेस के साथ में कोई रीज़न अटैच्ड होता है, लेकिन डिप्रेशन के साथ में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हमेशा कोई रीज़न अटैच हो जरूरी नहीं है। डिप्रेशन कैन बी विदाउट रीज़न ऑल्सो। सबसे की रीज़न ये है। फिर दूसरा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सैडनेस इज नेचुरल, एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी कोई लॉस, डैमेज या कोई मन की बात नहीं होगी, सैडनेस आएगी। डिप्रेशन इज नॉट नॉर्मल, वो जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट लाती है डिप्रेशन, वेयर सैडनेस डज नॉट ब्रिंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट। ठीक है। तीसरी चीज़ जो सैडनेस है वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है इन ए मैटर ऑफ फ्यू डेज और लेट अस से वीक और टू। कोई दुखी जो है लगातार नहीं बना रहता है किसी बात के लिए, एक दो दिन थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है सैडनेस में। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है कि डिप्रेशन हुआ और धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गया। एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है। सो डिप्रेशन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वेयर सैडनेस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो डिप्रेशन नीड्स टू बी ट्रीटेड। और जो अगर सैडनेस की जो कंडीशन है वो बहुत लंबे समय तक जो एक्सटेंड हो जाती है, तब वो है, हम कहते हैं कि भाई वो डिप्रेशन हो गया है। ठीक है। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए 2 वीक का ड्यूरेशन होता है डायग्नोसिस के लिए। जो सिम्टम्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, वो सिम्टम्स जो हैं एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स एग्जिस्ट करें। इनमें से एक ऑब्वियसली जो है सैडनेस तो होगा ही होगा, तब वो जो है उस कैटेगरी में आएगा, मेजर डिप्रेशन की कैटेगरी में। ओनली सैडनेस है, बाकी के सिम्टम्स नहीं है, तो फिर वो मेजर डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है। तो जो माइल्ड डिप्रेशन है, अगर इसको बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रखा जाए, इसकी केयर ना करी जाए, देन व्हाट विल हैपन, इट चांसेस आर वेरी हाई दैट पर्सन विल गो इनटू सीवियर डिप्रेशन। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि माइल्ड डिप्रेशन जो है आदमी को इम्पेयरमेंट तो ला रहा होगा, लेकिन इतना सीवियर इम्पेयरमेंट नहीं ला रहा होगा कि सब उसका काम जो है रुक जाए, उसकी लाइफ ठप हो जाए, डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी उसको। लेकिन वही अगर वो बिना ट्रीटमेंट के कंटिन्यू रहे, और मोस्टली ऐसे केसेस में क्या करने लग जाते हैं कि कोई अल्कोहल या ड्रग्स या स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होने लग जाती है, ट्रीटमेंट करा नहीं रहे हैं। सो वो देन द पर्सन गोज इनटू सीवियर डिप्रेशन। सो ये की डिफरेंस है डिप्रेशन और सैडनेस में। ये क्लियर हो गया? ठीक। अब माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स इसमें दिए, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वही सिम्टम्स हैं, बस सीवियरिटी इसकी कम होगी। ठीक है। सो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफरेंस खाली क्या होगा माइल्ड डिप्रेशन और का मॉडरेट और मेजर में, कि जो इम्पैक्ट है वो कम होगा कंपेयर टू मॉडरेट एंड मेजर। सिम्टम्स वही सब होंगे, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन। ठीक है। लेकिन वो डेली एक्टिविटीज कर रहा होगा, लेकिन रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन होगा। फटीग एंड स्लीपलेसनेस, ये हम बात कर ही चुके हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये भी हम बात कर चुके हैं। पेन्स एंड एक्स, बैक एक है, हेड एक है, ये सब उसके हो रहा होगा। फिर इधर जो पेज पे लास्ट वाली लाइन है, कैन ऑल्सो लीड ए पर्सन टू लूज इंटरेस्ट इन सेक्शुअल इंटरकोर्स, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए फिजिकल प्रॉब्लम। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये हम बात कर चुके हैं। फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस, ये हम बात कर चुके हैं। सो ओनली द डिफरेंस इज सीवियरिटी, सिम्टम्स वही सब है। नाउ डिस्थाइमिक डिसऑर्डर है जो हमने ऊपर बात करी थी, वो एक फॉर्म ऑफ माइल्ड डिप्रेशन ही है।
तो इसमें जो है जो कोई इंसिडेंट हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, उससे भी ट्रिगर हो सकता है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, या बिना रीजन के भी हो सकता है। और मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डिस्थाइमिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा होता है उसको खुद को नहीं पता होता है कि उसको जो है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर है। वो उसको लग रहा होता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। और यहाँ देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, डायग्नोसिस रिक्वायर्स ए कोर्स ऑफ मोर देन और इक्वल टू 2 years। सो माइल्ड डिप्रेशन वाले जो सिम्टम्स जो हैं वो एटलीस्ट फॉर 2 years हो, तब हम कहेंगे कि डिस्थाइमिक डिसऑर्डर है। तो अब क्या इफेक्ट होता है, वो पेशेंट जो है ग्लूमी रहेगा, पेसिमिस्टिक रहेगा, नो होप फॉर फ्यूचर, ह्यूमरलेस होगा, पैसिव होगा, कुछ अपनी मर्जी से नहीं करेगा, कहोगे तो कर देगा, हो सकता है ना भी करे, लेथार्जिक होगा, इंट्रोवर्ट होगा, हाइपर क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर, बहुत ज़्यादा गलतियां निकालने में बहुत ज़्यादा होगा, एंड कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो ये सब डिस्थाइमिक डिसऑर्डर के हैं। और जो अभी 2 साल वाली ड्यूरेशन मैंने बताई है, ये चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट के केस में 1 year है। इफ इट इज अडल्ट देन वी रिक्वायर symptoms to be present for at least 2 years, but if they are children and adolescent means less than 18 years, then the symptoms are required to be only for 1 year। ये ध्यान रखना, ये मेजर डिफरेंस है। देन कुछ और भी क्राइटेरिया हैं जो हमको देखने पड़ेंगे डिस्थाइमिक डिसऑर्डर जो है डायग्नोस करने के लिए। एक तो ये कि ये जो 2 साल का पीरियड जो हमने बात की है एडल्ट के केस में, 1 year इन केस ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, इस पीरियड में कभी भी उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ना रहा हो। अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहा है तो फिर डिस्थाइमिया नहीं उसको करेंगे। और कभी भी इंडिविजुअल को मैनिक एपिसोड ना हुआ हो। मैनिक एपिसोड में क्या होता है कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा होता है डिप्रेशन का। जैसे आदमी बहुत हाई एनर्जी फील करेगा, द पर्सन विल फील प्रेशर टू टॉक, लगातार बोलता रहेगा उसको, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज होगा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, एंड वेरी हाई सेक्सुअल ड्राइव होगा। सो इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो मैनिक एपिसोड में होते हैं, एंड दे हैव टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 1 week। 1 week ये सिम्टम्स होंगे तब कहेंगे कि मैनिक एपिसोड था। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के केस में 2 weeks है, और मैनिक एपिसोड के केस में 1 week है। तो इस 2 साल के दौरान उसको कभी भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं रहा हुआ, कोई मेजर डिप्रेसिव एपिसोड नहीं हुआ हो, मतलब 14 days का ना रहा हो, कोई मैनिक एपिसोड नहीं हुआ हो, या मिक्स्ड एपिसोड ना हुआ। मिक्स्ड एपिसोड में क्या होता है कि भाई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं मैच कर रही, ना 14 days हो रहा है ना 7 days हो रहा है, लेकिन कभी जो है मेजर डिप्रेसिव के सिम्टम्स आ जा रहे हैं, कभी मैनिक के आ जा रहे हैं, या कभी हाइपोमैनिक एपिसोड के भी आ जा रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के, मेजर डिप्रेशन के एपिसोड होना चाहिए, ना मैनिक का होना चाहिए, ना हाइपोमैनिक का होना चाहिए, ना मिक्स्ड एपिसोड होना चाहिए। ये चारों नहीं होना चाहिए, तभी जो है डिस्थाइमिया की कैटेगरी में वो क्लासिफाई होगा, डायग्नोस होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। सो अगेन जो इसमें वही सिम्टम्स हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पुअर एपिटाइट और ओवर ईटिंग, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, लो एनर्जी और फटीग, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर कंसंट्रेशन और डिफिकल्टी मेकिंग इन डिसीजन, feeling of hopelessness, low sex drive, irritability, these all the symptoms जो कि हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। खाली अब सीवियरिटी और ड्यूरेशन की हम बात करेंगे, क्योंकि यही डिफरेंस होता है माइल्ड, मॉडरेट और मेजर में। नाउ जो डिस्थाइमिया वाले होते हैं, मैं ऑलरेडी जैसा बता चुका हूँ, इनको हायर देन एवरेज चांस होते हैं मेजर डिप्रेशन के, खासतौर से अगर ट्रीट ना किया जाए। क्योंकि इतने लंबे समय तक वो रहा होता है आदमी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिम्टम्स, कि द पर्सन स्टार्ट्स टू थिंक दैट दीज सिम्टम्स आर पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर, हिज और हर कैरेक्टर। उसको लगता है कि मैं ऐसे ही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं ऐसे ही हूँ। और फिर वो सिम्टम्स डिस्कस भी करना बंद कर देता है लोगों से, उसको ये कंप्लेन लगती ही नहीं, उसको लगता है कि मैं हूँ ही ऐसा, इसमें क्या है, सब अलग अलग होते हैं, मैं ऐसा हूँ। सो ये डिस्थाइमिया और मेजर डिप्रेशन है, इट टेंड्स टू रन इन फैमिली, मतलब जेनेटिक इसका लिंकेजेस देखा गया है।
कि पेरेंट्स या सिबलिंग्स या रिलेटिव्स, फर्स्ट कजन्स, ये सब में जो है अगर है तो ये देखा गया है कि इंडिविजुअल में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसा कि मैं डायस्थेसिस मॉडल में बता चुका हूँ, इसमें भी आगे आएगा अभी, तो वो चांसेस हैं, गारंटी नहीं है। और अनयूजुअली हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा तो भी कहना मुश्किल हो जाता है कि ये डिस्थाइमिया है या हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण है। क्योंकि जैसे मान लो किसी का कोई जॉब है, वो जॉब है ही ऐसा कि उसमें हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, तो हाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है ये सिम्टम्स हैं या डिस्थाइमिया है, ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अब वो तो कोई जब जॉब चेंज होगा तब पता चलेगा कि वो जॉब की वजह से था या इसको है ही डिस्थाइमिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। कोई भी जो है अपना जॉब ऐसे छोड़ के थोड़ी ये चेक करेगा कि अच्छा मैं 2 साल जॉब छोड़ के देख लेता हूँ, फिर पता चलेगा कि डिस्थाइमिया के एनवायरनमेंट की वजह से, ऐसा नहीं होता है। सो इट बिकम्स इंटरट्वाइंड, जो मिक्स से हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट एक डिस्थाइमिया कहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर जो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस जो है इंडिविजुअल है तो भी डिस्थाइमिया वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। पॉइंट इज दिस। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर के? वही साइकोथेरेपी पहला, और जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो होता है। तो केवल जो है साइकोथेरेपी इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू रिजॉर्ट टू फार्माकोथेरेपी, मतलब मेडिसिन भी देनी पड़ेंगी, कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। दूसरा है कॉग्निटिव थेरेपी, जो अभी हमने बताया था, जैसे इंडिविजुअल इज हाइपर क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, कंप्लेनिंग है, तो ये सब कॉग्निटिव बायसेस की तरफ वजह से होता है। तो उसको जो है, जो उसकी कॉग्निटिव बायसेस हैं उससे जो अवेयर कराया जाए कि भी यू नेवर सी पॉजिटिव्स इन थिंग्स, तो उससे भी जो है फ़र्क पड़ता है, इंडिविजुअल में स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। सो ये कॉग्निटिव थेरेपी हो गई। एंड जो उसको ये समझाया जाएगा कि जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं उनको भी तुम जो है बहुत मैग्नीफाई करके देख रहे हो। दीज आर द थिंग्स वी डू इन कॉग्निटिव थेरेपी। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, ये भी जो है डिस्थाइमिक वाले केस में इफेक्टिव होती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी क्या है कि व्हेन द इंडिविजुअल इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स ओनली, तो उसको जो है स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। प्रॉब्लम पे फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन सॉल्व इट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द की थिंग। प्रॉब्लम पे फोकस करना, ओनली प्रॉब्लम पे फोकस करना इज नेगेटिव थिंग। तो ये भी उसको सिखाया जाता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दीज आर द थेरेपीज फॉर डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ? ओके। नेक्स्ट इज मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें जनरली जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है विद डिप्रेस्ड मूड। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब कि कोई मेजर लाइफ स्ट्रेसर या इवेंट या क्राइसिस हुआ है, उसके रिएक्शन में द पर्सन इज ट्राइंग टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, मेजर इवेंट जो भी है वो, और उसके बाद में जो है ये उसमें सिम्टम्स आए हैं। तो इसीलिए जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड को जो है रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहते हैं, कि दिस इज इन रिएक्शन टू सम मेजर लाइफ स्ट्रेसर। मतलब यहाँ पे हमको इवेंट पता होगा। सो अभी तक जो है हमने बात करी थी उसमें ये था कि भाई इवेंट पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है इस केस में रीज़न डेफिनेटली पता होगा, तभी वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। अगर हमें रीज़न नहीं पता है तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें जो डिस्थाइमिया से कैसे डिफरेंट है ये, कि इसमें जो है 6 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। डिस्थाइमिया में हमने पढ़ा था कि एडल्ट के केस में एटलीस्ट 2 ईयर्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट के केस में एटलीस्ट 1 ईयर। यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर केस में मैक्सिमम 6 मंथ्स, मतलब लेस देन 6 मंथ्स।
ये दूसरी बात है, ठीक है, टू डिफरेंसेस। सो यहाँ पे दो डिफरेंस क्या हुआ, एक तो एग्जैक्ट कॉज हमें पता होगा और दूसरा ड्यूरेशन का। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक। और ये खास बात है कि ये जो डिसऑर्डर अभी हमने बात करी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड, ये बहुत एज ए लास्ट कैटेगरी हम डायग्नोसिस करते हैं। मतलब अधिकतर हम ये डायग्नोसिस नहीं करते हैं जब हमारे पास कोई और तरीका नहीं बचा ये डायग्नोस करने का कि इसको किस कैटेगरी में डालें। नॉर्मली सिम्टम्स सारे मैच कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस में डालें, तब जो है इसमें डाला जाता है। ठीक है, अगर इसके सिम्टम्स किसी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मैच कर रहे हैं तो फिर हम उसको उसी में डालेंगे, ना कि इस वाले में डालेंगे। ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल ने एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है और मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स उसमें आ गए हैं, तो हम जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का डायग्नोसिस उसमें यूज नहीं करेंगे, हम उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ही डालेंगे। दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड? आवाज खोल के बोलना, उसमें म्यूट है। Sir, I got a little confused in this. Like, how will we differentiate? इसमें जो है अगर वो किसी और डिसऑर्डर के साथ में परफेक्टली मैच कर रहा है तो फिर हम उसको वहीं पे डालेंगे, ना कि इसमें मॉडरेट वाले में डालेंगे। Okay, this should be the second option for the diagnosis. हाँ, अगर जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है, देन वी विल कम हियर। ठीक है। सो क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि हमें रीजन पता हो सकता है रीजन ना पता हो, बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, पर इसमें डेफिनेटली हमको रीजन पता होगा, तो ये बात है। फिर इसमें 6 मंथ वाला क्राइटेरिया है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मैंने बताया 2 वीक्स में ही कर देंगे, तो 6 मंथ तक हम क्यों वेट करेंगे अगर कोई 2 वीक में ही क्राइटेरिया समझ में आ गया है तो। ठीक है। और जो सिम्टम्स हैं, अगली बात ये है कि जो सिम्टम्स जो हैं वो 6 महीने के बाद में ख़त्म हो जाने चाहिए, प्रोलॉन्ग नहीं करने चाहिए। ठीक है, हमने बात करी ना, लेस देन 6 मंथ्स सिम्टम्स रहने चाहिए, तो ये भी एक खास बात है। फिर अगर कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स कहीं पे भी मैच नहीं कर रहे हैं, किसी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, तो फिर उसको हम किस में कैटेगरी में डाल देंगे? डिप्रेशन नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। द डायग्नोसिस विल बी ऑफ डिप्रेशन नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, कि डिप्रेशन के सिम्टम्स तो हैं लेकिन परफेक्टली किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं। नाउ दिस कम्स इनटू प्ले, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब जो है एक एक्सेप्शन है इस रूल में। तो अगर जो है कोई इंडिविजुअल को स्ट्रेसफुल इवेंट है जॉब में और उसको जो है डिप्रेशन 6 महीने तक रहा, उसके बाद भी रहा कंटिन्यूड फॉर मंथ, तो अब वो मेजर, लेकिन इतना सीवियर नहीं है कि वो मेजर डिप्रेशन की कैटेगरी में डाला जा सके, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए हैं, तो फिर जो है यही वाला आ जाएगा कि नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड वाला। क्योंकि 6 महीने से कम है तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में होना चाहिए, है ना। 2 साल हो गए हैं तो डिस्थाइमिया में जाएगा। ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो इस जो हमने एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, रिएक्टिव डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्ट्रेसर है, जो भी रीजन है स्ट्रेस का, उसके ऊपर फोकस किया जाता है सॉल्व करने के लिए। जो अगर स्ट्रेसर जो है हम उसका हटा सकें तो अपने आप ही जो है सिम्टम्स चले जाएंगे।
अगर कोई स्पेसिफिक जॉब है जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा है तो जॉब चेंज इज द ओनली ऑप्शन। या जॉब तो उसको पर्सनैलिटी को मैच कर रहा है लेकिन बॉस ठीक नहीं है तो यू कैन नॉट चेंज द बॉस, तो जॉब ही तुम चेंज करोगे, दूसरे जॉब में जाओगे, सेम प्रोफेशन में रहोगे, होपफुली ये बेटर बॉस यू विल गेट। तो ये जो है इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है, क्योंकि अगर उसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल कंटिन्यूसली रहेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और क्या होता है जो भी साइकोसोशल स्ट्रेसर है जिसकी वजह से ये है, अगर इंडिविजुअल को ये लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि भाई मेरा बॉस तो चेंज होने वाला नहीं है और मेरे को कहीं और जॉब मिलेगी नहीं, तो फिर जो है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में होपलेसनेस आ गई ना, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस आ गई। मैं बॉस को चेंज कर नहीं सकता और फ्यूचर में भी बॉस यही रहेगा। सो इसलिए जो है सिचुएशन को चेंज करना इसमें इम्पॉर्टेंट होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सिम्टम्स तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो नई चीज़ें हैं कुछ हम बातें करते हैं। जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसको कहीं कहीं यूनिपोलर डिप्रेशन भी लिखा मिलेगा या यूनिपोलर डिसऑर्डर भी लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मैनिक डिसऑर्डर है वो कभी अकेला नहीं होता है, एक्सेप्शन अपार्ट। कोई भी इंडिविजुअल जो है हमेशा मैनिया के स्टेट में नहीं रह सकता। मैनिक एपिसोड रहेगा कुछ दिनों तक और फिर कुछ दिनों बाद वो डिप्रेसिव एपिसोड में आएगा। तो वो तो हो गया बाइपोलर कि दो पोल्स हो गए, अपोजिट एंड्स हो गए, एक मैनिक एंड हो गया, दूसरा डिप्रेसिव एंड हो गया। तो इन दोनों के बीच में इंडिविजुअल ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिविजुअल डिप्रेस्ड है तो उसको मैनिक होना ज़रूरी है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ही जो है यूनिपोलर डिसऑर्डर भी बोला जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। ये पॉइंट क्लियर है? अगर कोई यूनिपोलर डिसऑर्डर लिखा मिले कहीं पे तो इट इज अंडरस्टूड कि वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की ही बात हो रही है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि वो लगेगा कि सेम बात बोल रहा हूँ लेकिन बात में फर्क है। क्या है कि सुसाइड रेट की बात कर रहा हूँ। वो ये है कि जितने पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के उसमें से अबाउट 3.4% जो हैं दे कमिट सुसाइड, 3.4%। ठीक है। सो जैसे अगर जो है हम बात करें 1000 जैसे डिप्रेस्ड पेशेंट्स हैं तो 1000 में से 34 पेशेंट जो है वो दे विल कमिट सुसाइड। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2, ये डिफरेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। जितने भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, अब मैं डिप्रेशन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ जितने भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनमें अगर परसेंटेज देखा जाए कि उसमें से डिप्रेस कितने थे तो वो 60% होते थे। जैसे कि मान लो 100 लोगों ने अटेम्प्ट किया सुसाइड तो 100 में से जो है 60 लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन का शिकार थे। तो ये दोनों बातें फर्क हैं। ठीक है। सो कंपैरिजन करें कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों में डिप्रेशन वालों का रेशियो बहुत हाई होता है, लेकिन जो डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं उनमें जो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड उनका परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। ये डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, स्कूल लाइफ, स्लीपिंग, ईटिंग, जनरल हेल्थ, जनरल फंक्शनिंग, वेल बीइंग, कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज, इस टाइप के इफेक्ट्स आते ही आते हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें इफेक्ट ना आए। तो जो सबसे कॉमन टाइम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, जिस टाइम नॉर्मली लोगों को होता है, दैट इज बिटवीन 20 and 30 years, एंड इसकी जो पीक होती है दैट इज बिटवीन 30 and 40 years। तो ये जनरल ये है पैटर्न
ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हो सकता, इसके बाद नहीं होता, लेकिन ये पीक है। मोस्ट कॉमन टाइम 20 एंड 30 ईयर्स के बीच में, पीक होता है 30 एंड 40 ईयर्स के बीच में। अब आता है एटिपिकल डिप्रेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटिपिकल डिप्रेशन में मतलब वो सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली डिप्रेस वालों में नहीं होते हैं। जैसे एक मैंने बताया था कि इंक्रीज इन एपिटाइट, वेट गेन, ये एटिपिकल सिम्टम है। एक्सेसिव स्लीप और हाइपरसोम्निया, ये दूसरा सिम्टम है एटिपिकल का। और एक जो है इसमें दिया है बुक में, इसको ध्यान से समझना, पैराडॉक्सिकल एनेडोनिया। एनेडोनिया का मतलब पहले समझो। एनेडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एनी प्लेजर। इंडिविजुअल को किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा होता, खुशी नहीं हो रही होती, कोई भी स्टिमुलस जो है उसको हैप्पीनेस नहीं दे रहा होता। दिस इज एनेडोनिया। एनेडोनिया समझ में आ गया? ओके। अब पैराडॉक्सिकल एनेडोनिया का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल जो है वो अगर उससे पूछा जाए तो वो कहेगा हाँ किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, ये तो वो कहेगा। लेकिन सेल्फ अगर उसका असेसमेंट कराया जाए, सेल्फ क्वेश्चनर दिया जाए, तो वो ये आंसर करेगा उसमें क्वेश्चनर में या वर्बल में भी कि मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर लैब में उसको जो है कोई प्लेजर इंड्यूसिंग स्टिमुलस दिए जाए, जैसे कोई कॉमेडी वाली मूवी दिखाई दी जाए या और भी कोई अच्छा गाना सुनाया जाए, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे अच्छा लगा, जो कि कंट्रोल ग्रुप से मैच करेगा। वो स्टिमुलस औरों को भी अच्छा लग रहा होगा, इसको भी अच्छा लगेगा, लेकिन वैसे कहेगा कि ये मुझे कोई किसी चीज़ में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए पैराडॉक्सिकल हो गया। पैराडॉक्स का मतलब हो गया कि दो अपोजिट चीज़ें जो होना पॉसिबल नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि मुझे किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है, दूसरी तरफ कह रहा है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, तो ये पैराडॉक्सिकल हो गया। ये दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड ना? देन मेलंकलिक डिप्रेशन। मेलंकलिक में जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि वो हमेशा जो है डिप्रेस मूड में ही रहेगा, ठीक है, ये मेलंकलिक हुआ। और मॉर्निंग में जो है इसके सिम्टम्स ज़्यादा खराब होंगे जब इंडिविजुअल सुबह उठेगा। साइकोमोटर रिटार्डेशन, एक्सेसिव वेट लॉस और एक्सेसिव गिल्ट, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि गिल्ट और वर्थलेसनेस की फीलिंग होगी कोई भी डिप्रेशन हो। यहाँ पे देखो और वेट लॉस भी होगा। यहाँ पे तो एक्सेसिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। फिर एक होता है कैटाटोनिक डिप्रेशन। कैटाटोनिक डिप्रेशन में क्या है कि देयर आर डिस्टर्बेंसेस ऑफ मोटर बिहेवियर। मोटर बिहेवियर के मतलब हाथ, जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उसमें जो है डिस्टर्बेंस होगा। जैसे कोई वो एक इम्पॉसिबल सा पोज बना के बैठ जाएगा, जिसमें कि एक आम आदमी जो है 1 मिनट या 2 मिनट मुश्किल से बैठ पाएगा, वो घंटों घंटों उसी में बैठा रहेगा। और म्यूट भी हो सकता है, मतलब बोलना ही बंद कर दे, कोई जवाब ही नहीं देता है। देन स्टूपरोज। स्टूपरोज का मतलब हो गया जैसे स्टैचू है ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। द पर्सन रिमेन्स इमोबाइल, बिल्कुल चलेगा फिरेगा नहीं, एक ही जगह बैठा हुआ है, जहाँ बैठा है, लेटा है, देख रहा है, देखे जा रहा है। और या पर्पसलेस और बिजार मूवमेंट्स हो, खाम में हाथ हिलाया जा रहा है, या कभी इधर जंप कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कोई पर्पस नहीं है। ये सब कैटाटोनिक डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। सो यहाँ पे मोटर बिहेवियर से ज़्यादा रिलेटेड होता है, या तो वो मोटर मूवमेंट जो है बिल्कुल नहीं हो रहा था, या बिजार हो रहा था, या एक्सेसिव हो रहा था, इट कुड बी एनीथिंग। देन ये भी पॉसिबल है कि मेजर डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम्स आ जाए। साइकोटिक सिम्टम्स मतलब डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। डिल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ, एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि हाँ ऐसा है। और ये हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस नहीं है, लेकिन उसको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। सो ये साइकोटिक मेजर डिप्रेशन हुआ। और इसमें जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली मूड कॉन्ग्रुएंट। मूड कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ जैसा मूड है उस हिसाब से होंगे। जैसे मान लो उसको वो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर
सैडनेस के इमोशन इस वक्त आ रखे हैं। तो जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होंगे वो बहुत सैडनेस वाले होंगे, जैसे कि अगर डिल्यूजन की बात करें कि निहिलिस्टिक हो सकता है। निहिलिस्टिक मतलब द वर्ल्ड इज कमिंग टू एंड, कैटास्ट्रॉफी इज कमिंग, कोई अभी आसमान से बिजली गिरेगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, या न्यूक्लियर वॉर होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और अगर मान लो टेम्परेरीली मूड थोड़ा बहुत ठीक है तो फिर पॉजिटिव वाले आएंगे कि आई एम ओमनीपोटेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया में, आई एम वेरी कैपेबल, या आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, इस टाइप से डिल्यूजन या हेलुसिनेशन हो सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली मूड कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। ठीक, नाउ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है प्रेगनेंसी के बाद में, मतलब आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द लेबर, विद इन 3 months जो है सेट इन हो जाते हैं, एंड दे कैन लास्ट एज लॉन्ग एज 3 months। सो 10 to 15% जो फीमेल्स हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती हैं, परसेंटेज इज क्वाइट हाई, देखो 10 to 15%। और विद इन 3 months सिम्टम्स आ जाएंगे। यही जो हमने बात करें हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, वही सब सिम्टम्स होते हैं और 3 महीने तक रहते हैं। ठीक है। सो ये तो कॉमन चीज़ है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड सैडनेस आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ गिविंग बर्थ। लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि काफ़ी हार्डशिप दे रहा होता है, इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग भी दे रहा होता है, वो नॉर्मली काम कर ही नहीं पा रही होती है फीमेल। अच्छा, और एक और खास चीज़ होती है इसमें कि मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इज ए नॉर्मल थिंग, लेकिन इसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से द मदर इज नॉट एबल टू बॉन्ड विद चाइल्ड, ये भी है। तो ये भी एक सिम्टम है कि अगर उसको बच्चे से प्यार ही नहीं हुआ, बच्चे से खेलने का मन नहीं करता, दूध पिलाने का मन नहीं करता है, नॉट केयरिंग अबाउट चाइल्ड, तो ये भी सिम्टम्स हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। ठीक है। और बुक में नहीं लिखा है, लेकिन और जो साइकियाट्रिस्ट वगैरह हैं उनसे जो मैंने बात करी तो उनका ये कहना है कि इवन फादर में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फादर की भी बढ़ती है ना उसके बाद में, या ये कह लो कि मदर उतना टाइम नहीं दे पा रही है फादर को बच्चे की वजह से। या मदर खुद ही जो है डिप्रेस्ड है तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट जो है फादर पे भी आ रहा है। ये भी एक होता है कि अगर कोई मेल जो है डिप्रेस्ड है तो हिस्ट्री टेकिंग में ये भी तो पता करना चाहिए कि कभी रिसेंटली कोई बच्चा वगैरह तो नहीं हुआ उसको। ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजनल मतलब सीजन से रिलेटेड है, अफेक्टिव मतलब इमोशंस, ए वाला जो है वो इमोशंस है, ई वाला इफेक्ट जो है वो प्रभाव वाला है। तो जो जहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता है, या विंटर्स में कभी कभी सूरज दिखाई देता है, तो ये नॉर्मली वहीं उसी टाइप के रीजन में देखा जाता है। जैसे इंडिया में मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है किसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ हो, क्योंकि इंडिया में हमेशा धूप रहती है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए इनको जो है विंटर ब्लूज भी बोला जाता है, और इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट भी यही होता है कि एक ऐसी लाइट होती है जो ऑलमोस्ट सन के जैसी होती है, उस लाइट में पेशेंट को बिठाया जाता है, तो वो सन का इफेक्ट देने के लिए तो वो जो है फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसको SAD भी शॉर्ट में कहते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो जितना सनलाइट ज़्यादा आएगी उतना अच्छा है इंडिविजुअल के लिए, जितना कम होगी उतना SAD के चांसेस ज़्यादा हैं। और यंगर लोगों में और फीमेल्स में ज़्यादा होती है SAD कंपेयर टू एडल्ट मेल्स। ठीक है, एडल्ट मेल्स में भी होती है बट इट इज़ मोर कॉमन इन यंगर पीपल एंड फीमेल्स। अब आते हैं कॉज ऑफ मेजर डिप्रेशन। तो ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, डायस्थेसिस मॉडल, देखो रेड में जो है हाईलाइट कर रखा है मैंने।
सो डायथेसिस मॉडल वही है कि जीन्स तो हैं, लेकिन जीन्स से गारंटी थोड़ी है कि डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा मिला वो हाईली स्ट्रेसफुल है, जीन्स पहले से हैं, तो प्री डिस्पोजिशन था, तो प्री डिस्पोजिशन की वजह से जब इंटरेक्शन हुआ जीन और एनवायरनमेंट का, डिप्रेशन हो गया। तो जो प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, उसका जब इंटरेक्शन होता है नेचर से या नर्चर से, तो उसकी वजह से ये होता है। ये समझ में आ गया? सो ट्विन स्टडीज में भी देखा गया है, जो दो तरह की ट्विन स्टडीज होती है, मोनोजाइगोटिक ट्विन स्टडीज और डाइजाइगोटिक ट्विन स्टडीज। मोनोजाइगोटिक में क्या है कि एक ही सेल से डिवाइड होके दो ट्विन्स बने हैं, एक ही जाइगोट जो है वो डिवाइड होके दो में हो गया और वो दो ट्विन्स हुए हैं। और डाइजाइगोटिक में क्या, दो अलग अलग ओवन से दो अलग अलग स्पर्म जो है फर्टिलाइज हुए, दो अलग अलग जाइगोट बने और उससे दो अलग अलग ट्विन्स हुए, ये डाइजाइगोटिक हो गया। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनके जो जेनेटिक जो मेकअप है वो 100% मैच करता है, और जो डाइजाइगोटिक है उनके 50% जीन्स मैच करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनके 4 to 5 टाइम्स दे आर मोर लाइकली टू डेवलप मेजर डिप्रेशन, अगर एक को है तो दूसरे को, कंपेयर टू डाइजाइगोटिक, यानी कि जीन्स का लेना देना है। अब कई और भी एस्पेक्ट जो है रिलेटेड हैं इससे अदर देन जीन्स, जैसे एडवर्स इवेंट्स। जीन्स तो हैं लेकिन एडवर्स इवेंट किसी के हुए नहीं लाइफ में, तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? या इंडिविजुअल का जो है कैरेक्टरिस्टिक कैसे, रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब हार नहीं माना, लगे रहना, छोड़ना नहीं। सो ये जो है रेजिलियंस हुआ, तो ये भी इफेक्ट करती है। फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम मतलब इंडिविजुअल अपने आप को कितना कैपेबल मान रहा है। अगर वो अपने आप को कैपेबल मान रहा है तो वो सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस नहीं आएगी उसमें, ठीक है। देन डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, अगर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग नहीं है तो फिर वो चीज़ों को सही तरीके से देखेगा, केवल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो ये है, तो ये टिपिकली ये देखा गया है कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनमें जो है तीन चीज़ों के बारे में निगेटिव व्यू होता है। कौन सी तीन चीज़ें? निगेटिव व्यू अबाउट सेल्फ, निगेटिव व्यू अबाउट वर्ल्ड एंड निगेटिव व्यू अबाउट फ्यूचर। मैं खराब हूँ, दुनिया खराब है और फ्यूचर में सब खराब होगा। सो इसे जो है डार्क ट्रायड भी कहा जाता है, या नेगेटिव ट्रायड भी कहता है, या बेक्स ट्रायड भी कहा जाता है। तो एरॉन बेक ने जो है ये दिया था, बाद में औरों ने भी दिया है, केली वगैरह ने भी दिया है। सो ये दिस इज अनदर थिंग। तो जो इंडिविजुअल को जब हम कॉग्निटिव जब थेरेपी देंगे, साइकोथेरेपी देंगे, तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे वर्क करते हैं। उसको अपने बारे में जो नेगेटिव व्यू है वो इम्प्रूव करते हैं, वर्ल्ड के बारे में जो नेगेटिव व्यू है वो इम्प्रूव करते हैं, और फ्यूचर के बारे में जो नेगेटिव व्यू है उस पर वर्क करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक। देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब ये लर्न हेल्पलेसनेस जो है, ये एक चीज़ और होती है, ये भी डिप्रेस लोगों में लर्न हेल्पलेसनेस देखी गई है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें क्या था कि एक वायर की, मेटल के वायर की केज में एक चूहे को रखा गया, माउस को रखा गया, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ा गया केज में माइल्ड, जिससे कि चूहे को करंट तो लगे लेकिन वो मरे नहीं। तो और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो चूहा इधर उधर भाग रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसा जब कई बार किया, अब चूहे को लगा कि भाई दरवाज़ा तो कहीं मिलता नहीं, बाहर निकलने की जगह ही नहीं, तो वो बस वहीं लेटे लेटे करंट खा रहा है, ठीक है, कि कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। कि द माउस हैज लर्नड दैट नथिंग इज पॉसिबल, आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सो आई विल कीप लाइंग। फिर इतना भी हुआ कि जब उसके केज का दरवाज़ा खोल दिया गया, दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर करंट दिया गया, तब भी जो है वो माउस उससे बाहर नहीं आ रहा है। सो दिस इज लर्न हेल्पलेसनेस। सॉल्यूशन होगा तो भी जो इंडिविजुअल कुछ कर नहीं रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है जीवन में, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज लर्न हेल्पलेसनेस।
ये भी देखी जाती है। तो ये भी जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है, तो उसमें इसको दूर किया जाता है। फिर एक अटैचमेंट थ्योरी भी है कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो उसमें ये होता है कि बचपन में जो रिलेशनशिप रहे अपने केयर गिवर के साथ में, विच इज़ प्राइमरीली मदर, कुड बी फादर ऑल्सो, अदर रिलेटिव्स ऑल्सो, तो वो बॉन्डिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। तो जो उसके, या उसने हो सकता है कि अर्ली लॉस या सेपरेशन एक्सपीरियंस किया हो बच्चे ने, कि मदर की डेथ हो गई या पेरेंट्स जो है डिवोर्स हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, या अनवांटेड चाइल्ड था वो बच्चा, तो पेरेंट्स जो है उसको लाइक ही नहीं करते थे, अनवांटेड की तरह ट्रीट करते थे। सो बच्चे के मन में ये फीलिंग हमेशा बचपन से ही आ गई कि ही और शी इज अनलवेबल। तो इससे क्या होगा, उसका इनसिक्योर इंटरनल वर्किंग मॉडल होगा कि नोबडी लव्स मी, पीपल विल लीव मी, है ना, आई एम अनलवेबल, नॉट वर्दी ऑफ लव, इस टाइप की उसके अंदर फीलिंग आएगी। तो ये उसकी जो है कैसी अपब्रिंगिंग रही है, अटैचमेंट कैसा रहा है, वो पता करके देन साइकोथेरेपी दी जा सकती है। फिर एक उनमें जो है नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है एंड लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी, इसकी वजह से जो भी हमने बात करी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई मुझे लाइक ही नहीं करता, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मुझे समझता ही नहीं है, तो मैं किसी से क्या बात करूँगा, किसी से कुछ करवा ही नहीं सकता, मैं कुछ अचीव ही नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब जो है होने से उसको लगता है कि वो कोई भी चीज़ जो है अपनी लाइफ की इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई पर्सनल गोल अचीव नहीं कर सकता, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है ना इन सब चीज़ों की वजह से। सो यहाँ पे हमको उसकी सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना होगा। और ये भी एडोलेसेंट्स के केस में देखा जाता है कि वो खुद को ब्लेम करते रहेंगे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से। जैसे सपोज कोई बच्चा है, उसके पैदा होते ही या इमीडिएटली बाद जो उसकी मदर की डेथ हो गई, तो वो समहाउ खुद को ब्लेम करता रहेगा बच्चा कि मेरी वजह से मेरी मदर की डेथ हुई। चाइल्ड बर्थ में डेथ होना अनयूजुअल नहीं है, होती है डेथ, लेकिन वो बच्चे के मन में जिंदगी भर के लिए हो जाएगा कि मेरी वजह से मेरी मदर मरी। तो और खुद को ब्लेम करता रहेगा, नेगेटिव थॉट रहेगा, आता जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोई अच्छा बड़ा काम कर भी लेगा तो उसको पॉजिटिव आउटकम के लिए कभी खुद को क्रेडिट नहीं देगा। ये भी है साथ में देखा जाएगा, नेगेटिव के लिए तो ब्लेम करता रहेगा, लेकिन पॉजिटिव के लिए कभी खुद को क्रेडिट नहीं देगा। तो ये है। अब डिप्रेशन को अगर हम साइको एनालिटिक अप्रोच से समझने की कोशिश करें तो वो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करेंगे, जो अभी हमने अटैचमेंट वाली बात करी थी वो एक्सप्लेन करती है। और ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजीज की बात करें तो वो ये है, जैसे मैस्लो की थ्योरी ये कहती है कि अगर इंडिविजुअल जो उसकी इंडिविजुअल नीड्स हैं, जो 5 नीड्स हैं, जो सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सेल्फ एस्टीम वाली, है ना, सोशल नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स, तो ये अगर उसकी ग्रेजुअली फुलफिल नहीं हो रही हैं तो डिप्रेशन में चला जाएगा। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि अगर कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, सेक्सुअल है, या इवन नेग्लेक्ट किया गया बच्चे को, उससे भी हो सकता है। या डिस्टर्बेंसेस इन फैमिली फंक्शनिंग है, जैसे मैंने बताया डेथ ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स, डिवोर्स, सेपरेशन, या कॉन्फ्लिक्ट है, घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, या उसका इंडिविजुअल का सोशल रिजेक्शन हो रहा है, जैसे सपोज समबडी इज़ नॉट गुड लुकिंग या नॉट सो इंटेलिजेंट, तो कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता है, तो ये सोशल रिजेक्शन हो गया। ट्रीटमेंट तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, CBT हो सकता है, एक इसमें IPT भी होता है। इंटरपर्सनल थेरेपी में क्या है कि जब डिप्रेशन होता है इंडिविजुअल को, तो उसकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है, उसके औरों से रिलेशन अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो ये IPT में ये माना जाता है कि अगर उसके लोगों से रिलेशन अच्छे हैं तो उसका डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो लोगों से रिलेशन कैसे अच्छे बनाने हैं, हाउ टू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो इसमें सिखाया जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम जो ऑल ट्रीटमेंट जो हमने बात करी, IPT इज ऑल्सो गिवन फॉर डिप्रेशन। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सो अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? ठीक है।